नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो जैसा कि हम लोग करंट अफ़ेयर जो है अभी देख रहे थे, अभी आगामी जो भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जैसे यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है या कोई भी वनडे एग्ज़ाम अभी जैसे रेलवे वगैरह का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो वैसे भी एक जो है आपका संदर्भ सा मैगज़ीन है, घटना चक्र टीम के द्वारा और ये बिल्कुल क्यूज फॉर्मेट में जो है इसको बनाया गया है। बिल्कुल धन्यवाद के जो है पात्र हैं वो लोग, बिल्कुल हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय संस्करण कंप्लीट कर लिए हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय भी कंप्लीट हो गया है। आर्थिकी हम लोग देख रहे थे और उसमें देखिए सितंबर से जो है जून महीने तक का देख लिए थे। अब मई से बिल्कुल जनवरी तक का हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे। देन हम लोग आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह में हम लोग इस जो है मटेरियल को कंप्लीट कर लेंगे और आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। चलिए, तो बाकी जिनको लाइव देखना होगा वो 8 पीएम पे जुड़ सकते हैं। 8 पीएम पे आपको टेस्ट ये मिलता रहेगा। टेस्ट फॉर्मेट में एक बेहतर सा मटेरियल है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित जो है कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना कथन सही है। 2024 में बजाज फिनसर्व ने भारत का पहला मल्टी एसेट जो है लोकेशन फंड लॉन्च किया। इस फंड का नाम बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट लोकेशन फंड है। बताइए कितना कथन सही है। बिल्कुल 2024 में बजाज फिनसर्व के द्वारा भारत का पहला मल्टी एसेट लोकेशन फंड जारी किया गया। नाम भी इसका रखा गया है बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट लोकेशन। तो एक-एक प्रश्नों को आप लोग हल भी करेंगे। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा एक्सप्लेनेशन का, वहाँ एक्सप्लेनेशन कर ही दिया जाता है। उसको भी ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। बाकी लेक्चर को रिपीट ज़रूर करेंगे, एक बार में सारा डाटा आपको याद नहीं होगा। बाकी जो लोग करंट अफेयर मंथली पढ़ते हैं, उनके लिए तो ईज़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मई 2024 में जारी ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के अनुसार भारत में जीडीपी वृद्धि दर 2024 में कितना रहेगा? अब देखिए बहुत सारा संस्थान है जो भारत के जीडीपी का अनुमान लगाता है। वैसे में जो है ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग बताना है, भारत का जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगा? ठीक है, सही उत्तर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 6.6%। ठीक है, ओई जो है सीडी के द्वारा अनुमान लगाया गया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है और ये रिपोर्ट उन्हीं के द्वारा लाया जाता है। बताया गया है कि भारत का जीडीपी क्या रहेगा? 6.6%, 2024 का है। बाकी 2025 के लिए लोग अनुमान लगभग इतना ही लगाए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे। ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी हुआ मई 2024 में। ठीक है, कब जारी हुआ नहीं पूछा जाता है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि 2024 का रिपोर्ट है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इन ओईसीडी का। अब देखिए इनके द्वारा काफ़ी डाटा यहाँ पे दिया गया, उसमें सबसे पहले देखेंगे तो वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर बताया गया। ओवरऑल जो है वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर जो है 2024 में क्या रहेगा? 3.1%। ठीक है, 3.1, वहीं पे 2025 में ये लोग अनुमान लगाए हैं 3.2 का, वैश्विक जीडीपी। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे अगर भारत की, तो भारत का 2024 में 6.6 का अनुमान लगाया गया है। भारत खुद जो है अनुमान क्या लगाया है? इकोनॉमिक सर्वे या बजट में बात करेंगे तो 6.5 से 7 के आसपास। इसी के आसपास ये भी है, साढ़े जो है 6 के आसपास, 6.6%। 2025 में भी यही अनुमान है। एक प्रश्न इसमें और जो हो सकता है पूछ लिया जाए कहीं, जी20 देशों का जो है क्या अनुमान लगाया गया है? 2024 का 3.1। ठीक है, तो 3.1% है और 25 में भी सेम ही है। वैश्विक हम लोग बात कर ही लिए हैं, 3.1, 3.2 है। ठीक है, बाकी भारत का बात कर लिए, एक ओईसीडी का रिपोर्ट दिया है, तो चाहे तो इसको भी देख सकते हैं 1.7, 1.8। चीन का अलग से दिया गया है, देखिए चीन का जो है जीडीपी 4.9% का अनुमान लगाया गया है। चीन काफ़ी बिल्कुल प्रोग्रेसिव है। ठीक है, चलिए बाकी ओईसीडी का स्थापना जो है, ये स्टैटिक फैक्ट है, ध्यान रख सकते हैं। पेरिस फ्रांस में जो है 1961 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, मई 2024 में कौन-सा बैंक जो है आई जो है बीएक्स इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, भारतीय स्टेट बैंक है। इंडियन ईस्टर्न इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम बिलियन क्लियरिंग सदस्य में पहला आपका बैंक कौन हो गया? एसबीआई हो गया। इतना बात ध्यान रखेंगे। ये भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है। ठीक है, अगला देखेंगे।
अगला पूछा गया है, मई 2024 में जो है माइंड ग्रो ने भारत की पहली वाणिज्यिक एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चिप लॉन्च किया है। तो माइक्रो कंट्रोलर चिप जो है लॉन्च किया गया है। एमसीयू चिप को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव और आईओटी उपकरण सहित उद्योग में अनुप्रयोग और विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जो चिप बनाया गया है आपको माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, ऑटोमेटिव, इन सब में जो है इसका क्या उपयोग किया जाएगा, बताइए दोनों सही है क्या, या एक सही है या कोई नहीं। ये भारत का पहला वाणिज्यिक एमसीयू चिप है। बिल्कुल दोनों का दोनों ही सही जा रहा है, कथन ऑप्शन नंबर यही चला जाएगा। ठीक है, आप लोग उत्तर भी करते रहेंगे, समय इसलिए दिया जाता है। ठीक है, मई 2024 में देखेंगे तो सेमीकंडक्टर कंपनी है माइक्रोवेव, इसी के द्वारा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चिप जो है लाया गया। 30 मई 2024 को अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ जो है दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए कितनी अवधि के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के मध्य समझौता हुआ और ये 30 वर्षों के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं, एक तो अडानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, एक है तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी मध्य, इन लोग के बीच 30 वर्ष के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, बाकी अडानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से क्या किया जाएगा, तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह का कंटेनर टर्मिनल 2 का परिचालन और प्रबंधन जो है किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मई 2024 में जारी 23-24 के लिए भारतीय सकल घरेलू उत्पाद अंतरिम अनुमान और वर्ष 23-24 की चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद का त्रैमासिक अनुमान जारी किया गया। 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई का अनुमान है। देखिए 23-24 में पूछा जाए वृद्धि का अनुमान आपको बताने के लिए, चौथी तिमाही, चौथी तिमाही आपका जनवरी से मार्च तक ही होगा, तो इसका अनुमान 8.2% का। ठीक है, तो देखेंगे एनएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ही बताया गया आपको कि 23-24 में वास्तविक घरेलू उत्पाद में 8.2% का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 23-24 में, और बाकी 22-23 में रहा कितना था। ठीक है, तो ये आपको रहा था 7%। ठीक है, चलिए याद रखेंगे वास्तविक घरेलू उत्पाद में कितना 8.2 वृद्धि का अनुमान जो है लगाया गया है। ये देखते हैं, अगला प्रश्न, मई जो है 2024 में एनएसी इंडेक्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किए गए निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स है। इस इंडेक्स के लिए आधार तिथि 2 अप्रैल 2018 है और आधार मूल्य इसका 1000 है। निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिक इंडेक्स, बिल्कुल ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स ही है, भारत का पहला। ठीक है, इसको जो है एनएसी इंडेक्स लिमिटेड के द्वारा ही जो है आपको लॉन्च किया गया है, और बिल्कुल इंडेक्स को 2 अप्रैल 2018 इसका आधार है, आधार तिथि और आधार मूल्य 1000 ही है। बिल्कुल दोनों का दोनों सही जा रहा है, तो ऑप्शन अपना सी ही बनेगा। देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स इसके द्वारा, एनएसी इंडेक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लिखा गया कि मई 2024 में लोकप्रिय प्रवास प्रवाह पोर्टल, ये परवाह है, लोकप्रिय परवाह परवाह पोर्टल रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक जो है डिपॉजिटरी के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये गलत कथन इसमें ढूंढना है आपको। प्रवाह पोर्टल
तो रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉजिटरी के संबंध में ही बताना है। ये रिज़र्व बैंक के ही ये पहले हैं, चाहे प्रवाह की बात किया जाए, चाहे रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप की बात किया जाए या फिनटेक, ये तीनों पहल किसका है आपका? रिज़र्व बैंक के द्वारा। इसके बारे में आपको गलत कथन बताना है, लिखा 28 मई 2023 को वित्त मंत्रालय ने इन तीनों पहलों का लोकार्पण किया था। देखिए लोकार्पण तो इनका अभी हो रहा है 28 मई 2024 को। ठीक है, चाहे प्रवाह की बात कर ले, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप की बात कर लें, फिनटेक रिपॉजिटरी तो पहला तो गलत हो गया। गलत ही पूछा गया है तो आंसर तो खैर पहला ही बन गया। बाकी देखिए, प्रवाह पोर्टल किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदन हेतु सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन सुविधा देगा प्रवाह पोर्टल। वहीं पे रिटेल जो है डायरेक्ट मोबाइल ऐप, ये रिटेल निवेशकों को रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक निर्बाध और सुविधाजनक पहुंच जो है प्रदान करने का काम करेगा। वहीं बात करेंगे फिनटेक रिपॉजिटरी, तो ये भारतीय फिनटेक क्षेत्र में संबंधित जानकारी होगा, जिससे विनियामक दृष्टिकोण से क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। तो ये सब दिया गया है। देखिए प्रवाह की बात कर लें, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल की बात कर लें, फिनटेक की बात करें, ये भारतीय रिजर्व बैंक का 3 जो है ये पहल है। ठीक है? रिजर्व बैंक जो है गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा लोकार्पण किया गया 28 मई 2024 को। बाकी प्रवाह का फुल फॉर्म यहाँ पे है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। एक नज़र में ध्यान में रखेंगे। मई 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2024 के अनुसार 2024 में भारत का विकास दर कितना रहना। अब देखिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग बताना है। रिपोर्ट आपको ध्यान से देखना होगा कि आखिर किसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। ये भी भारत का विकास दर ही पूछा गया है। बिल्कुल भारत का विकास दर का अनुमान लगभग 2024 में इनके द्वारा 6.9, तो देखिए 6.5 से 6 के बीच ही सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं, यानी 6-7 के बीच। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मोटा मोटा। ठीक है, ये 6.9 का अनुमान लगाए हैं। बाकी चलिए देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स 2024 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जारी किया जाता है और एक तो वैश्विक अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है कि 2024 में 2.7% रहेगा, वहीं 25 में 2.8 रहा। भारत का चूंकि क्वेश्चन पूछा गया था तो भारत 2024 में 6.9 और आपको 25 में 6.6 का। ठीक है, चीन का तो एक्चुअली में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी एक नज़र में आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, बाकी एडजस्ट करेंगे एक आध प्रश्नों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत का विकास दर कितना? 6.9। 16 मई 2024 को फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के उच्च भुगतान वाले आने वाले एथलीटों की सूची में 2024 के संबंध में जिनको अधिक जो है पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है 2024 की सूची में जो है रोनाल्डो, इनको शीर्ष स्थान पे रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल फुटबॉल से संबंधित है और भुगतान की बात किया जाए तो लगभग $260 मिलियन भुगतान इनको किया गया है। बिल्कुल सही है, पहला वाला तो सही है। ठीक है, रोनाल्डो जो है फोर्ब्स के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है कि सबसे हाई, ठीक है, उच्च भुगतान वाले एथलीट हैं ये। अगला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। देखिए बाकी दिया है कि इस सूची में गोल्फर जॉन जो है रहम दूसरे स्थान पे रहे हैं, जॉन रहम। लियोनिस मेसी तीसरे और लेब्रान जो है जेम्स चौथे पे। किलियन जो है एम्बापे पांचवे पे। अब देखिए 5 तक तो नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, एथलीट में देखेंगे तो कौन सा कथन सही नहीं आपसे पूछा गया है। ठीक है, आंसर करें। जैसे देखिए 5वां तक तो रेंज पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ऐसे रोनाल्डो को ही पहला स्थान इसमें मिला था। ठीक है, पहला तो आपको सही था, पहला तो सब में ऑप्शन में दिख रहा है भाई। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 1 सेकंड। ठीक है, ये तो सही था, ऑप्शन यहाँ पे ठीक-ठाक नहीं दिख रहा है। बाकी देखिए पहला तो अपना जो है सही था, गलत पूछा गया है। ठीक है, तो पहला तो होगा नहीं। ठीक है, पहला इसमें भी है।
ये भी है पहला, उपरोक्त सभी ठीक है। चलिए बाकी जो है देखेंगे तो दूसरे स्थान पे जॉन रहम ही रहे थे। दूसरे पे कौन रहे थे? जॉन रहम ही रहे थे। पहला पे रोनाल्डो ही थे, ये भी कथन सही चला जा रहा है। मेसी जो है तीसरे पे थे, ठीक है। चौथे पे जो है लेब्रॉन जेम्स थे, ये सब सही जा रहा है। किलियन एम्फाबो, ठीक है, ये नहीं थे पाँचवें पे। बाकी गलत तो एक ही जा रहा है, 4 ऑप्शन में केवल है नहीं, ऑप्शन इसका हो जाएगा केवल 4। ये करेक्ट कर लेंगे थोड़ा ऑप्शन, ठीक है, केवल 4। बाकी चलिए देखते हैं इसको। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा विश्व में उच्च भुगतान पाने वाले एथलीट का ये सूची दिया गया है। तो देखिए सबसे जो है टॉप पे कौन है? रोनाल्डो है, $260 मिलियन, फुटबॉल से आते हैं ये, ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। जॉन रहम दूसरे पे हैं, गोल्फ खेलते हैं ये, ठीक है। मेसी बिल्कुल फुटबॉल के ही है, तीसरे पे हैं। एब्रास जो है चौथे पे हैं। बाकी 1, 2, 3 रैंक याद रखें, इतना काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। तो रोनाल्डो, जॉन रहम, लियोनस मेसी, ये उच्च जो है भुगतान पाने वाले वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 मई 2024 को एशियाई विकास बैंक ने भारतीय राज्य सिक्किम में बिजली आपूर्ति के विश्वसनीयता, गुणवत्ता, लचीलापन बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली को मजबूत और आधुनिक और जलवायु प्रूफ बनाने की मदद के लिए कितना राशि का ऋण का मंजूरी दिया है? एनईडी कितने राशि का जो है मदद करेगा सिक्किम में इन सब कार्यों के लिए? ये लगभग जो है 148.5 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो एडीबी के द्वारा मदद किया जाता है, किया जाएगा सिक्किम में बिजली आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, 10 मई 2024 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इस योजना के तहत 2 पायलट परियोजना के संचालन हेतु महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता किया है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय 2 पायलट परियोजना के लिए किसके साथ? ये जो है ड्रोन दीदी योजना के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रोन दीदी योजना के तहत जो है साइन किया गया है 2 पायलट परियोजना के लिए, किसके साथ? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, ठीक है। आपको पता ही है कि ड्रोन दीदी के बारे में हम लोग पहले ऑलरेडी बात कर चुके थे कि 15,000 महिलाओं को कृषि कार्य जैसे फसल में खाद्य डालना, फसल को वृद्धि की निगरानी करना, बीज बोना, इन सब के लिए ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। और इस साझेदारी में देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ये मदद करेगा, ठीक है। हैदराबाद और नोएडा स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण 20 महिला प्रति बैच, विशेष बैच द्वारा 500 महिलाओं को कुशल बनाने के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट जो है की बात की गई है। 3 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी लिमिटेड को गिफ्ट सिटी में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करने हेतु अनापत प्रमाण पत्र हुआ। गिफ्ट सिटी किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में ही है। आईसी लिमिटेड के द्वारा गिफ्ट सिटी को सहायक कंपनी का स्थापना की बात की गई है। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। और प्रदाता आपको रिजर्व बैंक ही रहा। अगला है आपको, अप्रैल 2024 में भारत के किस अग्रणी भुगतान और वाणिज्य समाधान प्रदाता ने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च जो है करने की घोषणा की है? देखिए पेटीएम है, पेमेंट्स, रोज रपे पेमेंट्स है, ये तो आपको हिताची था, ऑप्शन में दिखेगा वैसे, ठीक है। भारत का जो है पहला अपग्रेडेबल एटीएम कौन है? हिताची पेमेंट सर्विस। तो ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी चला जाएगा, हिताची पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। हिताची पेमेंट सर्विसेज भारत का अग्रणी भुगतान और वाणिज्य समाधान प्रदाता है। अगला देखिए, 2024 में कौन सी बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना है, जो अपना ब्रांच लक्षद्वीप में लगाया है? ये उत्तर क्या बनेगा? एचडीएफसी बैंक। तो ऑप्शन बी ही चला जाएगा। देखिए एचडीएफसी बैंक जो है अपना एक कवरती द्वीप में एक अपना ब्रांच लगाएगा। 18 अप्रैल 2024 को नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड को 9 रत्न कंपनी का जो है दर्जा प्रदान किया गया है।
एनएफएल की स्थापना कब की गई थी? यानी नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड अभी नवरत्न में शामिल हो चुका है, और इसको जो है क्या स्थापना बताना है। स्टैटिक फैक्ट ही पूछा गया आपसे। नवरत्न का दर्जा तो 2024 मिला, इससे स्थापना इसका नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड का कब हुआ था? 1974 में। यूरिया निर्माता सार्वजनिक उद्यम है ये। 18 अप्रैल 2024 को इसको नवरत्न का दर्जा मिल गया। 1974 में ये बनाया गया। अप्रैल 2024 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान ने नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। ये दर्जा प्राप्त करने के बाद अब इस कंपनी का केंद्रीय प्राधिकरण अनुमोदन आवश्यकता के बिना कितने राशि तक महत्वपूर्ण निवेश निष्पादित करने पे अधिकार होगा? देखिए, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान यानी IRDA, इसको नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया है। पूछ रहा है कि दर्जा प्राप्त होने के बाद इस कंपनी को केंद्रीय प्राधिकरण अनुमोदन की आवश्यकता के बिना कितने राशि तक निवेश निष्पादित करने का अधिकार होगा। नवरत्न जो कंपनी होती है कितने तक निवेश कर सकती है? कोई 1000 करोड़ तक ही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा, 1000 करोड़ रुपया। 1000 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण निवेश निष्पादित करने का अधिकार इसको है। बाकी देखिए, IRDA जो है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। स्थापना 1987 में इसका किया गया था। बाद में इसको सार्वजनिक वित्तीय संस्थान बना दिया गया। ठीक है। बाकी पहले मिनी रत्न के श्रेणी में था ये, अब जो है नवरत्न के श्रेणी में आगे आपका आ गया है। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है 18 अप्रैल 2024 को NGL और ITL ने हरित ऊर्जा उद्देश्य और कार्बन तटस्थ जो है अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों से गति देने के लिए एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है। ये समझौता ज्ञापन सौर, पवन ऊर्जा भंडारण, इन सब के समाधान सहित ग्रिड से जुड़े नवीनकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजना से संयुक्त विकास का पता लगाने के लिए है। इतना कथन सही है? देखिए, एक तो है NGL, एक है ITL। बिल्कुल जो है समझौता हुआ नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए। ठीक है। NGL यानी आपका ये, और ITL है इंडस टावर लिमिटेड। ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। बाकी चलिए अगला देखते हैं। देखिए, NGL और ITL के साथ समझौता हुआ नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए। टारगेट क्या है? हरित ऊर्जा उद्देश्य। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है फोकस रहेगा। ठीक है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, ये NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है और एक इंडस टावर लिमिटेड है इन्हीं के बीच। अगला देखिए, 18 अप्रैल 2024 को आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड को हुडको को नवरत्न का दर्जा दिया। ये मिनी रत्न इसको कब मिला था? अब देखिए, एक मिनी रत्न में कंपनियां पहले होती है, फिर नवरत्न में आती है। नवरत्न से जब क्राइटेरिया फुलफिल कर लेगी तो वह महारत्न भी बन जाती है। हुडको की बात की जा रही है। वैसे मिनी रत्न का दर्जा तो 2004 में ही मिल गया था, फिर इसको नवरत्न का दर्जा मिल गया 2024 में। हुडको अब केंद्रीय प्राधिकरण अनुमोदन की आवश्यकता के बिना 1000 करोड़ रुपए का क्या कर सकता है? निष्पादन कर सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन पिछला भी पूछा गया था, कितने करोड़ का निष्पादन? तो जो नवरत्न कंपनी होती है 1000 करोड़ तक कर सकती है। हुडको ऐसे 1970 में बना था, इंपॉर्टेंट है नहीं, खाली एक नज़र में ध्यान रखेंगे। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है। 2004 से जो है मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया था। हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के बारे में पूछा गया है। सही यहाँ पे कथन आपको बताना है। ठीक है। लिखा गया है कि इस सूची में यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को तीसरा वैश्विक यूनिकॉर्न में। बिल्कुल बात सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही जा रहा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। ये देखते हैं इसको। देखिए, हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न की बात करेंगे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और बाकी इसमें वैश्विक कुल 1453 यूनिकॉर्न है। 53 देश और 291 शहर में स्थित इस सब का सर्वे किया गया, और इसमें बताया गया है
सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पे हैं? यूएसए में, देन चीन और तीसरे पे भारत। ठीक है, अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न के मामले में जो है भारत तीसरे स्थान पे है। यूनिकॉर्न के लिए सबसे सक्रिय शहर लंदन था, उसके बाद बेंगलुरु और पेरिस एंड बर्लिन को दिया गया है। अगला देखिए, अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे के मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा अपनाने की घोषणा की गई। मुद्रा का नाम क्या होगा? देखिए, इसका नाम क्या है? जिग। जिम्बाब्वे की हालात ठीक-ठाक तो है नहीं, ऐसे में मूल्यह्रास और बढ़ती मुद्रास्फीति के लिए नया मुद्रा जिग को लॉन्च करने की बात की गई। अप्रैल 2024 में कौन-सी कंपनी 1000 मेगावाट से अधिक नवीनकरणीय 1000 नहीं है, 10,000 मेगावाट 10,000 मेगावाट से अधिक नवीनकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? 10,000 मेगावाट से अधिक नवीनकरणीय ऊर्जा। ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ही है, ठीक है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बिल्कुल 10,000 से ज़्यादा मेगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी हो गई है। अगला देखते हैं। देख सकते हैं 10,000 मेगावाट से अधिक जो है नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाली भारत की पहली कंपनी कौन हो गई? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। गुजरात के खावड़ा सौर पार्क में 2000 मेगावाट का सौर क्षमता भी इसके द्वारा चालू किया गया है। ठीक है, तो कुल उत्पादन क्षमता यहाँ पर लिख रहा है 10,934। ठीक है, 5.8 मिलियन से अधिक घरों को लाभ इससे पहुंचेगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कमी होगी 21 मिलियन टन की। ये सब डाटा ध्यान नहीं रख सकते, इतना बस याद रखेंगे कि अडानी जो है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये 10,000 मेगावाट से ज़्यादा का नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन कर रही है। मार्च 2024 में ग्रीन कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया। ग्रिड इंडिया का स्थापना कब हुआ था? देखिए, ग्रिड इंडिया जो कंपनी है मिनी रत्न बना है, मिनी रत्न वाला पूछने का चांसेस कम होता है, फिर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2009 में ये जो है इसका स्थापना हुआ था और ये मिनी रत्न के जो है कैटेगरी में शामिल हो गया है। ठीक है, ठीक है, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, 2009 में स्थापना हुआ था। 26 मार्च 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस कंपनी को लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान कर दी। यानी लैंको अमरकंटक पावर प्लांट को अधिग्रहण कौन कर लिया? ये अडानी पावर लिमिटेड। ठीक है, लैंको जो अमरकंटक में था उस प्लांट को अब कौन चलाएगा? अडानी। ठीक है, बिल्कुल 100% अधिग्रहण कर लिया गया के द्वारा, अडानी के द्वारा। अधिग्रहण का मतलब बिल्कुल गलत नहीं समझेंगे, 100% यानी खरीद लिया गया कंपनी को, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मार्च 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 नामक रिपोर्ट में कौन सी भारतीय बीमा कंपनी सबसे मजबूत ब्रांड बनी है? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के 100 के अकॉर्डिंग सबसे मजबूत। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एलआईसी ही है। एलआईसी का ब्रांड वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया है 9.8 अरब अमेरिकी डॉलर, स्थिर बना हुआ है। भारत की सबसे मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पीएसयू आपका एलआईसी ही है, ध्यान में रखें। बाकी एलआईसी जो है बना कब था? तो एलआईसी बना था 1956 में। अध्यक्ष इसके कौन है? सिद्धार्थ मोहंती है। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको। अगला, प्रून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 से संबंधित लिखा है कि इसमें जेफ बेजोस शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। विश्व में सर्वाधिक 814 अरबपति चीन में है। तो ये कौन सा सही है? प्रून ग्लोबल रिच लिस्ट। देखिए, इसमें देखा जाए तो प्रून के अकॉर्डिंग सबसे जो है अमीर, ठीक है, एलन मस्क है, तो पहला तो गलत हो गया आपका। बाकी देखिए तो 814 अरबपति चीन में हैं।
इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 2। देखिए, हुरिन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है 13वां संस्करण रहा है। सबसे अमीर जो है किसको? तो आपको एलन मस्क को ही बताया गया, दूसरे पे जेफ बेजोस हैं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं लिस्ट। देखिए, 10 अरबपतियों का लिस्ट है जो हुरिन के अकॉर्डिंग जारी हुआ है। एलन मस्क है 1 नंबर पे, 231 बिलियन डॉलर के साथ। अभी तो बढ़ गया है। ठीक है, जेफ बेजोस हैं ये दूसरे पे, बर्नार्ड जो है अर्नल्ड है, फिर मार्क जुकरबर्ग हैं। 3-4 नाम ध्यान रखेंगे। एलन मस्क हो गए, जेफ बेजोस, अर्नाल्ड और जुकरबर्ग। और नेक्स्ट बात करते हैं मुकेश अंबानी का। तो ये टॉप 10 में शामिल होने वाला एकमात्र जो है अरबपति है। ठीक है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब भी उन्हीं के पास है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुरून। देश की बात करेंगे अरबपति वाला, सबसे नंबर 1 पे चीन ही है। चीन में सबसे अधिक अरबपति हैं, 814 लोग। यूएसए की बात करेंगे, यहाँ पे 800 लोग। और भारत देखिए तीसरे नंबर पे है 271 के साथ। ठीक है, अब सर्वाधिक अरबपति वाला शीर्ष 3 शहर भी एक लिस्ट में बताया गया है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे एक नज़र में। न्यूयॉर्क जो है 119। ठीक है, न्यूयॉर्क में 119 है, वही लंदन में 97 और मुंबई में जो है 92। एशिया में सबसे ज़्यादा अगर अरबपति देखा जाए तो कहाँ पे है शहरों में? एक ही शहर में, तो वैसे मुंबई है 3 पे। ठीक है, वैसे चीन में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं एशिया में बात करें, लेकिन शहरों में देखेंगे तो मुंबई तीसरे पे है। ठीक है, न्यूयॉर्क पहले पे है। इसमें हम लोग देखें कि हुरून के द्वारा जो लिस्ट जारी हुआ है, एलन मस्क सबसे जो है एलन मस्क अरबपति हैं 1 नंबर पे। सबसे अमीर में एलन मस्क हो गए, फिर जेफ बेजोस हो गए और तीसरे पे अर्नाल्ड हो गए। ठीक है, भारत में जो है अंबानी जी जो है बिल्कुल टॉप 10 में हैं। और बात करें अरबपति की लिस्ट में, तो चीन जो है आपका नंबर 1 पे रहा है, सबसे ज़्यादा अरबपति वहीं पे है। चलिए अगला देखते हैं। मार्च 2024 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी को बेहतर फिनटेक शिक्षा अनुसंधान और नवाचार के लिए बिल्कुल यहाँ पे ऋण समझौता ही होगा, यानी एशिया बैंक से ऋण लिया जाएगा। कितना ऋण लिया गया, ये पूछा गया है। ये 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला देखते हैं। एशियाई विकास बैंक की बात करेंगे, 1966 में बनता है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो मांडू लियांग सिटी मेट्रो मनीला। ठीक है, फिलीपींस में इसका है मुख्यालय। एडीबी की सदस्यता की बात करेंगे, 68 सदस्य देश हैं इसमें। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ द्विपक्षीय लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा के लिए ये बैंक इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, देख सकते हैं 7 मार्च 2024 का ये इन्फॉर्मेशन है। सीमा पार लेन-देन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय मुद्रा में यानी भारतीय रुपया और इंडोनेशिया रुपया का आदान-प्रदान को लेके ये हस्ताक्षर किया गया। अगला प्रश्न है आपका, 7 मार्च 2024 को आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने सीजन 24-25 के लिए कच्चे जूट हेतु जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है मंजूरी दी। 2024-25 के लिए कच्चे जूट के लिए एमएसपी क्या निर्धारित किया गया है कच्चा जूट के लिए? देखिए, प्रति क्विंटल जो है 5,335 रुपया। ठीक है, जूट के लिए कितना एमएसपी? 5,335 रुपया। ठीक है, पहले से थोड़ा वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 मार्च 2024 को 3 राज्यों और केंद्र शासित केंद्रीय जो है पेट्रो रसायन अभियांत्रिक और प्रौद्योगिकी संस्थान के 3 केंद्रों का उद्घाटन किया गया। इन 3 राज्यों में कौन सा राज्य जो है शीर्ष में शामिल नहीं है? 3 नए जो केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन जो किया गया, इसमें पूछा गया है कि 3 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। हिमाचल, झारखंड और मध्य प्रदेश इसमें शामिल है। हिमाचल, झारखंड और मध्य प्रदेश। देख सकते हैं सीएसटीएस जो है बद्दी हिमाचल का हो गया, सीएसटीएस रांची झारखंड का और सीएसटीएस ग्वालियर मध्य प्रदेश।
कहाँ जो है स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ये कहाँ पे आपको हिसार में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कितना कथन सही है। पहला लिखा गया है कि 29 फरवरी 2024 को बड़ोदरा नगर जो है निगम ने सतत जल और अवसंरचना के लिए भारत और एशिया का पहला प्रमाणित हरित जो है नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है। बड़ोदरा नगर निगम पेरिस समझौते के अनुरूप, अगला स्टेटमेंट अगले पेज में होगा। बाकी देखिए, बड़ोदरा नगर निगम ने सतत जल और संरचना के लिए भारत और एशिया का पहला प्रमाणित हरित नगर पालिका बॉन्ड जो है आरंभ किया था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा देखते हैं, बड़ोदरा जो नगर लिमिटेड है और पेरिस समझौता के अनुरूप टिकाऊ शहर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये बड़ोदरा बॉन्ड बड़ोदरा के तहत अपशिष्ट जल प्रबंधन बुनियादी ढांचा के लिए बढ़ाने के लिए समर्पित है। दोनों सही है, तो ऑप्शन यही चला जाएगा। जनवरी 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना कथन इसमें सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2024, ठीक है, लिखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। ये देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, तो पहला तो गलत हो गया। 2024 में भारत का विकास दर 6.5, तो देखिए जितने लोग अनुमान लगाए हैं सब 6 से 7 के बीच। दूसरा यहाँ पे आपका सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है जनवरी में जो रिपोर्ट जारी हुआ, ये वाशिंगटन डीसी स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही। और ये देखेंगे तो भारत का विकास दर का अनुमान इनके द्वारा कितना, 6.5% का 2025 में इसे में है। वैश्विक तौर पे बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की, तो वैश्विक वृद्धि दर 3.1 और 25 में 3.2, ठीक है। चीन का 4.6 दिखाया गया, बाकी एक नज़र में इसको भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए, आईएमएफ का ये रिपोर्ट है और इसके अकॉर्डिंग भारत का ग्रोथ रेट क्या बताया गया, 6.5। बाकी देखेंगे कुछ देशों का दिया है, पूछने का चांस तो वैसे कम है, जैसे अमेरिका का 2.1 बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी जो है 0.5 है, ठीक है। फ्रांस जो है 1.0 के आसपास है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आर्थिक परिदृश्य से इसको देखते हैं हम लोग, फिर जो है आपका आर्थिकी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइंस एंड टेक से रिलेटेड खबर जो है देखेंगे, ठीक है। अगस्त 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है। 10 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। जुलाई 2024 में किसने भारत का पहला ऑयल एंड गैस ईटीपी लॉन्च किया? ये आईसीआईसीआई जो है प्रेडिशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा। जुलाई 2024 में किस देश में 3D तकनीक से युक्त नई करेंसी, ये 3D तकनीकी से युक्त नई करेंसी कहाँ पे, जापान में। 25 जून 2024 को रक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार ने किस कंपनी के साथ ऐतिहासिक 305वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? ये स्पेक्सिकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। 19 जून 2024 को एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए कितनी नीति आधारित ऋण की मंजूरी दी गई थी? 170 मिलियन डॉलर की। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल कार्ड पिक्सल लॉन्च किया? एचडीएफसी के द्वारा भारत का पहला वर्चुअल कार्ड लॉन्च किया गया है। अडानी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने एस्सार ट्रांसको लिमिटेड में कितने प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण पूरा कर लिया? तो अडानी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है एस्सार ट्रांसको लिमिटेड का बिल्कुल 100% शेयरों का अधिग्रहण कर लिया है। 23 अप्रैल 2024 को किस कंपनी ने भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन लॉन्च किया? ये भारत पे वन लॉन्च किया गया भारत पे के द्वारा। अप्रैल 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस बैंक के द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, देखेंगे,
14 करोड़ लगभग 25 लाख के आसपास इक्विटी शेयर जो है मंजूरी एक्सिस बैंक लिमिटेड है। इस तरह से देखिए आपका जो है कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर लिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया, आर्थिकी भी हो गया। अब चौथा जो महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका साइंस एंड टेक का है, ठीक है। अब साइंस एंड टेक जो है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको समाप्त करने का। उसके बाद साइंस एंड टेक देखेंगे। चलिए, तो बाकी देखेंगे तो मैगज़ीन लगभग 80 पेज के आसपास हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 200 पेज का वैसे मैगज़ीन तो है, बाकी जो भी काम का होगा हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपके काम का बहुत सारा चीज़ है, जैसे टेस्ट सीरीज़ है वो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? एनसीईआरटी सीरीज़ चलाया गया है ज्योग्राफी और साइंस को लेके, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? और टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप उसमें जुड़ना ना भूलेंगे, ज्ञान सम्मान नाम से। एक ज्ञान सम्मान जो है करके है और एक ज्ञान सम्मान ई-बुक करके है, दोनों में आप लोग जॉइन हो जाएँगे। जो पीडीएफ मटेरियल वगैरह आपको दिया जाता है, साथ-साथ डेली न्यूज़पेपर वगैरह वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे विज्ञान, पर्यावरण और रक्षा परिदृश्य। ये 4 टॉपिक जब कंप्लीट आपका हो जाता है, इसके बाद जैसे चर्चित व्यक्तित्व होता है, या पुरस्कार होता है, एक एक लेक्चर में पूरा पुरस्कार देखने का प्रयास करेंगे। योजना, परियोजना एक लेक्चर में देख लेंगे। जो भी सम्मेलन समारोह हुए हैं, ठीक है? उसके बाद पूरा खेल जो है एक लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे करके 6-7 लेक्चर और आपका बनेगा, पूरा मैगज़ीन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए बेहतर जो है रहेगा। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।